जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी कैंची जो इतनी छोटी है कि दिखाई भी नहीं देती, लेकिन वो सीधे जीवन के ब्लूप्रिंट को ही काट सकती है। हाँ। और एक ऐसा वायरस जो बीमारी नहीं फैलाता, बल्कि एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हम बायोटेक्नोलॉजी के उन्हीं भारी भरकम शब्दों को डिकोड करेंगे जो एलडीसी और सीईटी जैसे एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। सही कहा। अक्सर स्टूडेंट्स इनकी रटने वाली लिस्ट बना लेते हैं, पर अगर हम इसे बायो हैकिंग के एक रोमांचक सफर की तरह समझें तो रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं शरीर के नेचुरल डिफेंस से। सबसे पहले ये एंटीजन और इंटरफेरॉन क्या होते हैं? देखिए, एंटीजन कोई भी वो बाहरी घुसपैठिया है जो शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए मजबूर कर देता है। और जब हमला किसी वायरस का होता है तो शरीर जो खास एंटीवायरल प्रोटीन बनाता है उसे इंटरफेरॉन कहते हैं। अच्छा, मतलब एंटीजन वो खतरे का अलार्म है जो बताता है कि कोई घुसपैठिया आ गया है। बिल्कुल। और इंटरफेरॉन वो स्पेशल कमांडो फोर्स है जो उस अलार्म के बजने पर सिर्फ वायरस से लड़ने के लिए तैनात होती है। क्या बात है! लेकिन ये अलार्म बजता कैसे है? मतलब शरीर को ये सारी कमांड आखिर देता कौन है? ये सब मास्टर कंट्रोल रूम से तय होता है, यानी हमारे डीएनए से। ये हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जो शरीर की हर छोटी बड़ी क्रिया को चलाता है। और यहीं से बायोहैकिंग शुरू होती है। अगर डीएनए मास्टर कंट्रोल है, तो क्या हम उसे हैक करके निर्देश बदल सकते हैं? हमारे पास दो एंजाइम्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और डीएनए लाइगेज। हाँ, निर्देश बिल्कुल बदले जा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम है जो डीएनए को एक खास जगह से काटता है। मतलब रेस्ट्रिक्शन का काम है कट करना। एकदम सही। और कटने के बाद उन टुकड़ों को वापस जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करता है। लाइगेज यानी लिंक करना। अरे वाह! ये तो किसी पुरानी किताब के पन्नों को कैंची से काटने और फिर गोंद से नए पन्ने चिपकाने जैसा हो गया। एनालॉजी अच्छी है, कैंची और गोंद वाली, पर ये पन्ने इतने छोटे हैं कि हाथ से नहीं जुड़ते, इसलिए एंजाइम चाहिए होते हैं। और जब हम इस कैंची गोंद से कृत्रिम रूप से नया डीएनए बनाते हैं तो उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते होंगे, राइट? हाँ बिल्कुल। अब किताब के पन्ने तो बदल गए, पर ये नया तैयार किया गया डीएनए किसी दूसरे जीव के अंदर पहुंचाया कैसे जाता है? हाँ, डिलीवरी कैसे होगी उसकी? इसके लिए हमें डिलीवरी व्हीकल चाहिए, जिसे वेक्टर कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया में मिलने वाला गोल आकार का डीएनए, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, या फिर बैक्टीरियोफेज। एक सेकंड, बैक्टीरियोफेज तो एक वायरस होता है ना? हम डिलीवरी के लिए वायरस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? यही तो बायोटेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी चालाकी है। वैज्ञानिक वायरस का खतरनाक हिस्सा निकालकर अपना नया डीएनए उसमें डाल देते हैं। अब वो बीमारी नहीं फैलाता, सीधा बैक्टीरिया के अंदर डीएनए इंजेक्ट कर देता है। मतलब एक परफेक्ट डिलीवरी बॉय। और डिलीवरी के बाद क्या हम क्लोनिंग करके इस डीएनए की ढेर सारी कॉपियां बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। और जब हम इसी तरह जीन्स में बदलाव करके ज्यादा उपज वाली फसलें बनाते हैं तो उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब खेती की बात आई गई है तो ये कल्चर, एक्सप्लांट और कैलस क्या फंडाई, एग्जाम्स में ये बहुत आते हैं। इसे एक पौधे की रिकवरी और ग्रोथ की तरह समझिए। अच्छा। एक्सप्लांट पौधे का वो छोटा हिस्सा है जिसे हम शुरुआत में लैब में उगाते हैं। अच्छा। शुरुआती मटेरियल। हाँ। और जिस खास न्यूट्रिशन वाले माहौल में उसे रखते हैं उसे कल्चर कहते हैं। वहां ये हिस्सा कोशिकाओं के एक अव्यवस्थित गुच्छे में बदल जाता है जिसे कैलस कहते हैं। ओहो। मतलब जैसे चोट लगने पर नई स्किन आनी शुरू होती है, वैसे ही कैलस से पूरा नया पौधा बन सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोतों में एक और शब्द है निफ्स जीन। ये जीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये खेती का भविष्य बदल सकता है। इसका सीधा संबंध नाइट्रोजन फिक्सेशन से है। अगर ये जीन पौधों में डाल दें तो वो अपनी नाइट्रोजन खुद बना लेंगे और केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। अमेजिंग। और अंत में उपयोग के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी दो तरह की होती है, मेडिकल फील्ड में रेड बायोटेक्नोलॉजी और कृषि में ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, तो ये सारे टेक्निकल शब्द, चाहे रेड ग्रीन बायोटेक हो या वेक्टर और लाइगेज, सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं, पर एग्जाम में सीधे 1-2 नंबर दिलाते हैं। बिल्कुल, बस फंडा क्लियर होना चाहिए। आज हमने समझा कि शरीर का अलार्म कैसे काम करता है और डीएनए कैसे एडिट होता है। रेड और ग्रीन बायोटेक आज हमारी दुनिया बदल रहे हैं। बिल्कुल। पर एक बात है, जब भविष्य में यही जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसानी शरीर की नेचुरल लिमिट्स को पूरी तरह पार कर जाएगी, तो क्या प्राकृतिक और कृत्रिम जीवन के बीच का फर्क हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।